नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। एमसीडी जो चुनाव है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, घंटों में आ गया है। और जब इस तरह से काउंटडाउन नीचे आता जाता है तो उन लोगों के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा होती है। उन्हीं में से हैं मनोज तिवारी, बीजेपी के अध्यक्ष दिल्ली में हमारे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हंसराज हंस जी हमारे साथ हैं, महबूब फनकार, नामचीन फनकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मनोज जी कहते हैं कि इन दिनों आप मोदी जी की तरह हो गए, 2-3 घंटे में आप काम चलाते हैं सो करके, बाकी आप लगातार लगे ही रहते हैं। जो आपने नाम लिया ना, ये कहना तो बहुत आसान है मोदी जी की तरह, लेकिन उसके लिए शायद कई जन्म लेने पड़ेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी चीजों 2-3 घंटे सो करके लगातार काम करने सोने के मामले में भी, फिर भी मैं अभी दिन में जैसे कोशिश होती है थोड़ी थोड़ी सोता हूं, लेकिन जब मन में एक ललक लगी हो ना कि एक विश्व मानव, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक एक चीज की छोटी छोटी समीक्षा हो रही हो और मैं उनका दूत हूं, साथी हूं उस नरेंद्र मोदी का, तो फिर वैसे भी नींद नहीं आती। मैंने इसलिए सवाल किया है कि मुझे कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं और मैंने उन तस्वीरों को देखा है, तो मैं एक बार देखता हूं कि आपकी मम्मी के साथ एक तस्वीर है और वो तस्वीर मोदी जी की मम्मी के साथ में। ये नहीं कहता हूं कि माताएं एक सी होती हैं, माँ का प्यार एक सा होता है, औलाद से लगाव एक सा होता है, लेकिन 2 तस्वीरें हैं और इसके जरिए मैं आपको आपके गांव में ले चलना चाहता हूं। मनोज तिवारी से राजनीति में कम बात करूंगा, मनोज तिवारी को समझने की बात ज्यादा करूंगा। ये मनोज तिवारी का गांव है, ये मोहल्ला है, ये माताजी हैं और ये पूरा इलाका है, ये वो जमीन है जहां से मनोज तिवारी आते हैं। यहाँ कब चले गए थे? यहाँ आपके कहने के मुताबिक तो नहीं गए, लेकिन हमने कोशिश की कि हम आपको वहां से भी दिखाएं जहां से आप आए हैं। कितना संघर्ष। देखिए, गांव याद आता है ना, तभी लगता है कि हम कितना लंबा सफर पूरा किए हैं। और मैं एक, जैसे गांव आपने याद दिलाई ना, तो मैं अभी हाल में भैया अपने गांव गया सांसद बनने के बाद। तो 3 गाड़ी अपनी थी, एक मेरे गाड़ी, एक सिक्योरिटी की गाड़ी थी, एक गाड़ी और थी। तो हम लोग तो साइकिल से के लिए भी परेशान रहते थे और जो गांव के अगल बगल नेता लोग सुने तो वो भी अपना 10-12 गाड़ी लगा लिए। तो 12-13 गाड़ियां जा रही हैं, तो अचानक शीशे में मुझे दिखा, नहर पे एक मोड़ था, कि बहुत गाड़ी आ रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं भी नेता हो गया हूं क्या? ऐसा मुझे फील हुआ। फिर मैं जब गांव के आखिरी मोड़ पे मुड़ा, जहां से हम पहले खेतों में तिखे खेत घर चले जाते थे, गाड़ी के कारण घूम के जा रहे थे, तो मैं खेतों को देखा तो अचानक मुझे लगा ना कि जैसे खेत बोल रहा है, अच्छा बेटा, पहले तो पैदल चलते थे, अब गाड़ी से एक बार उतर के मेरे को स्पर्श भी नहीं कर सकते। ऐसा मुझे जैसे लगा ना, साउंड हुआ। मैंने गाड़ी रुकवाई और मैं उतर के गया। एक्चुअली मुझे धरती का स्पर्श करना था और मुझे पता नहीं क्यों वहां जाके मैं खूब रोया। पहले हम 4 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे पढ़ाई करने, गांव से 4 किलोमीटर दूर स्कूल था। तो गांव जब आप याद दिलाएंगे तो फिर तो ऐसी ऐसी चीज याद आएगी जिसको समझने के लिए जिनको जानने के लिए कोई और स्कूल नहीं है, वो एक्सपीरियंस ही है। आपकी आंख का पानी बहुत कुछ कहता है मनोज जी, और मैं इस बात से सहमत हूं कि जो लोग गांव से आते हैं, अपनी जमीन से आते हैं और दूर होते हैं और संघर्ष करके कोई मकाम बनाते हैं, पीछे मुड़ के गांव को याद करते हैं, तो लगाव कैसा महसूस होता है। आपकी आंख बताती है, आपकी आंख का पानी बताता है। वहां से यहां तक का संघर्ष, दिल्ली में भी आपने बहुत पापड़ बेले, बहुत चप्पलें चटकाई हैं। हम लोग को क्रिकेट खेलना होता था तो हम लोग गांव में पहले खेत में जमीन उतना दूर पिच के बराबर छील के बराबर करते थे, फिर ईंटा से पीट के उसको बराबर करते थे, और बाकी फिर वही पिच के बाहर सब वही
धान का खुत्ती लगा होता था, तो उसमें जब बॉल मारा तो आती थी, फिर उसमें फील्डिंग करते थे कब इधर बॉल उड़ जाए। और जो मेड़ होती है, लाठ जिसको बोलते हैं, उसी को बाउंड्री मार लेते थे। और फिर जब खेत जोत जाता था तो मुझे हम लोग को लगता था अरे हम लोग का पिच जोता गया। उस समय थोड़ी लगता था कि हम लोग कहीं और भी पहुंचेंगे। मैं 1985 में मैं रिपब्लिक डे परेड में भाग लिया था, जो गणतंत्र दिवस में अलग अलग स्टेट से कंटिंजेंट आती है एनसीसी की। मैं उसमें था, बिहार कंटिंजेंट। पहली फोटो आज भी लाल किले के सामने एक एनसीसी का ब्लेजर पहने हुए लाल किले के सामने फोटो खिंचा रहे से। अब उसी शहर में जहां लाल किला है, उसकी व्यवस्था को सजोने संवारने में लगे हैं, तो रियली अनबिलीवेबल जैसा लगता है, कि अविश्वसनीय जैसा लगता है। ये लाल किले के शहर में एक बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथ में है, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं अपनी अगुवाई में। लगभग सबको आपने लगा दिया, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी, उमा भारती, जितने पार्टी के बड़े चेहरे हैं सबको आपने लगा दिया है। मुझे लगता है ना कि अमित शाह जी दिल्ली को बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनसे सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट किया कि सर एक सभा आप भी कर देते हैं। उसके बाद वो मेरे तरफ देखे, बोले अच्छा बात करते हैं। लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि ये आपका डर है क्योंकि आपने पूरी ताकत लगाई। देखिए, विरोधी तो कहेगा ही, और उसके पास कुछ तो बचा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी दिल्ली को इतना प्यार करते हैं। उन्होंने जितना भी इस चुनाव में डिसीजन हुआ, वो कहे, उनको हम लोग जब समय मांगते हैं, 2.25 साल हो गया सांसद बने, और कोई काम करते हैं तो हो सकता है कि वो एक हफ्ते बाद का समय मिले, लेकिन दिल्ली के लिए जब समय मांगते हैं तुरंत, हाँ शाम को आ रहा हूं तो मिल लो, हाँ सुबह निकलने वाला हूं, बैठ जाना एयरपोर्ट तक जाना, हाँ ठीक है तुम कार्यक्रम रख लो। अगला सवाल करने से पहले मैं हंसराज हंस जी को जोड़ना चाहता हूं। मैं आपका मुरीद हूं, क्योंकि आपकी आवाज में जो सूफियाना असर है उसका बड़ा कायल हूं। खूबसूरत इंसान। हाँ, दिल्ली में आप हैं और दिल्ली में आप मनोज तिवारी के लिए, बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। मैं आपकी आवाज में, आपके कलाम में कुछ सुनना चाहता हूं कि आप बीजेपी के लिए दिल्ली में क्या सोच रहे हैं। जिंदगी दी है, जिंदगी दी है, तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। तौफीक सफर मतलब सफर करने की ताकत भी देना। सफर करने की ताकत, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लाइन है ना कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे तो तौफीक सफर भी बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना। मनोज तिवारी को पाँव बख्शे हैं, एक ओहदा दिया, एक जिम्मेदारी दी है, और तौफीक सफर के लिए मैंने सुना है कि बहुत सारे रास्ते अख्तियार कर रहे हैं आप। ये लवली को कहां से लपक लिया? रामलीला के दौरान हम और अरविंदर लवली एक दिन मिले, मंच पे साथ मिले। तो पहली मुलाकात थी, वो बड़े भाव से मिले। हमने कहा यार ये तो बड़ा कांग्रेस के हैं, ऐसे कांग्रेस के कैसे हो सकते हैं, इतना प्यार से मिले। और फिर जब उनको वहां मैंने बातों में महसूस किया कि उनको कुछ परेशानी सी हो रही है, घुटन सी हो रही है। मैंने कहा भाई तो दिल्ली के लिए, लोगों के लिए प्रेम से काम बहुत किया है, आपने समझा है, जाना है, आप घुटन में मत रहो। अगर आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है, नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहे हैं, तो फिर आ जाओ खुल के। आ गए।
तो कांग्रेस में इतने ऐसे कितने लोग हैं जिनमें आपने घुटन महसूस की है और उनको आपने अपने दरवाजे खोलने के लिए कह रखा है? तो जो अच्छे लोग हैं, अगर वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में देश का हित देख रहे हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, जानकार हैं, गुणी हैं, तो उनको हमारे यहाँ दरवाजा खुला। तो मैं ये आपका इशारा मानूं कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ और लोग भी आ जाएंगे कांग्रेस से? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। केजरीवाल साहब, एक तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूं। वो झाड़ू लगा रहे हैं और सफाई कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि दिल्ली में बीजेपी ने बहुत गंदगी पैदा की एमसीडी के जरिए और 10 साल में बहुत कूड़ा इधर उधर फैला रहा है, और अब उन्होंने खुद ही झाड़ू उठाया और कहते हैं कि ये एमसीडी में हमको लाइए, दिल्ली बिल्कुल साफ, चिकनी, सुंदर मिलेगी। नहीं, उन्होंने एक होर्डिंग लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली से गंदगी हटाओ, तो लोग रजौरी गार्डन से हटा दिए। उनकी बातों को तो मान रही है दिल्ली अभी भी। भाई साहब, कितना अजीब सा लगता है। बहुत अच्छा, क्या बात, कितना अजीब सा लगता है कि आप हर बात में शोबाजी, गए झाड़ू लगाते, फोटो खींचे, तब आपको कहना पड़ेगा कि हम सफाई करेंगे। तो 2.25 साल तक गंदगी फैला रहे थे। 2.25 साल में इन्होंने ट्रैफिक पे क्या किया, पॉल्यूशन के लिए क्या किया, वाईफाई के लिए क्या किया, बसों में मार्शल के लिए क्या किया, नए स्कूलों को बनाने के लिए क्या किया? ये सवाल तो उठता है ना। लेकिन वो सवाल आप पर करते हैं कि 10 साल आपने क्या किया? एमसीडी इज अ डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। आपको लगता है कि जो दिल्ली की सरकारें रही हैं उन्होंने एमसीडी को जानबूझ करके पैसे नहीं दिए? भेदभाव, गंदी राजनीति। तो जनता तो टैक्स दे रही है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी को देने में कह रही है आप हाउस टैक्स बढ़ाओ, फिर अपना काम करो, और हम आएंगे तो हाउस टैक्स माफ कर देंगे। जैसे वाईफाई दे दिया, 2000 से 2800 करोड़ दिए जाते हैं। तो जब 9000 करोड़ उसका हिस्सा है, उसी के आधार उसको सफाई कर्मचारियों को वेतन देना है, वृद्धा पेंशन देना है, विधवा पेंशन देना है, उसको कूड़ा उठाने के लिए नई नई मशीनें लानी है, उसको स्वच्छता के लिए, नालों को साफ करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी लानी है। तो जब उसका जो हक है वो आप उसको क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि एमसीडी भी जो जनरेट कर रही रेवेन्यू वो तो दिल्ली गवर्नमेंट को देती है। तो जब दे के उसको जो देना है आप उसको रिलीज नहीं कर रहे हो, तो ये तो मुद्दा दिल्ली में बना ही नहीं कि भाई हम तुमको पैसा वैसा कुछ नहीं देंगे लेकिन तुम करो। और चर्चा कैसी होती है, जैसे लगता है पूरी दिल्ली में आधा एमसीडी का काम है और आधा में दिल्ली सरकार है। तो फिर 48,000 करोड़ जो बजट है दिल्ली का, उसमें आधा दे दो एमसीडी का। आप देखो ना कितना काम कर देते हैं। किधर सुरों में खोए हुए थे। हाँ, मुझे लगा। अब आइए सुर पे आते हैं। आपने कहा उस समय कि आपने इनको बहुत सुना है और कई गाने आपने इनके गानों की नकल पे ही उतार ली। तो एक बार मैं चाहता हूं हंसराज जी, कोई ऐसा नगमा हो, कोई ऐसा कलाम हो जो एक बार फिर से उसी तबीयत वो गाना था ना, ये वाला गाना जरा से एक लाइन गाइए। दिल चोरी साडा हो गया की करिए, दिल चोरी साडा हो गया की करिए, किसी के खो गया की करिए, लड़कन से गलती हो गई, लब का करबू लड़कन से गलती हो गई। ये मैंने होली का गाना बनाया था कि एक किसी को रंग जाके डाल दिया, तो अब वो जो है जो महिला है वो उसको पकड़ती है, कैसे डाला रंग? तो हम वहां पहुंचते हैं, हम लड़कन से गलती हो गई, लब का करबू ये गाने का मैंने तो प्रोडी बनाया था। ये अजीब संयोग है कि दो लोग सियासत की बात करते हैं लेकिन दोनों का सरोकार साज से है, दोनों का सरोकार संगीत से है, एक ऐसे रिवाज से है जिसमें हमेशा पाक साफ चीजें रही हैं। मैं आपसे सवाल एक करना चाहता हूं, चूंकि दिल की बात हुई। आप कहते हैं कि भाजपा दिल में, दिल्ली दिल में, अब वोट का समय आ गया है। दिल्ली के दिल में कितना भाजपा? बहुत, मुझे लगता है अब तो मामला 80% के ऊपर है।
और देखिए, पता नहीं, मैंने जब गाना कंपोज भी किया, मैंने एक गाना कंपोज किया भैया इस इलेक्शन में। जी। तो हम लोग सोच रहे थे कोई गाना बने बने बने, एक दिन ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। हो दिल की सुनेंगे, भाजपा चुनेंगे, जीतेंगे जनमन, मिलके चलेंगे, खिलके रहेंगे, मोदी कमल तरंग, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। जितने लोग आपके दिल के करीब रह चुके, आपका भोजपुरी सिनेमा में एक बड़ा कद है, उन लोगों को आपने दिल्ली से जोड़ा। आप रवि किशन को लाए, आप श्वेता तिवारी को लाए। ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये रवि किशन प्रचार में मनोज तिवारी के साथ, मनोज तिवारी के लिए रहे। श्वेता तिवारी ने दिल्ली में आकर प्रचार किया है। भोजपुरी समाज के खेसारी हैं, एक बड़ा स्टार हैं वो भोजपुरी समाज के, भोजपुरी फिल्मों के, वह भी रहे हैं। इनका एक बड़ा रोल रहा है यहाँ दिल्ली में और आपने इनको जोड़ा है, यह भी आपकी बड़ी कामयाबी। रवि किशन ज्वाइन बीजेपी, वर्किंग फॉर बीजेपी, उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया, तो अब वो नेता है, स्टार प्रचारक है। हाँ, श्वेता तिवारी का आना मेरे लिए एक टची था, क्योंकि मैं काफी दिनों से श्वेता से मिला नहीं था और श्वेता अपने टीवी के कार्यक्रमों में व्यस्त है। हालांकि इधर बीच उनको एक बेबी भी हुआ है 4 महीने का, फिर भी वो बेबी के साथ आई, उनका पति हमारे साथ है। और जो भोजपुरी के जो आर्टिस्ट हैं, अब उनको लगता है कि मनोज भैया के इस लड़ाई में साथ होना चाहिए, तो मैं तो उनका स्वागत ही करूंगा, उनको मना नहीं करूंगा। मनोज तिवारी का यहाँ तक पहुंचना हिंदुस्तान के एक आम आदमी के, गांव जमीन में पैदा हुए एक आम लड़के के कई तरह की लड़ाइयों, कई तरह की मुसीबतों, कई तरह के संघर्षों से निकल करके यहाँ पहुंचने का है नाम है। मुश्किल के वो 2-3 हालात में चाहता हूं कि आप एक बार बताएं कि जीवन में कब कब ऐसी मुश्किलें आई जब लगा कि अरे जीवन अब शायद आगे नहीं बढ़ेगा। मैं 8th क्लास तक पढ़ने में बहुत अच्छा था, मैं स्कॉलरशिप होल्डर था। इंटरमीडिएट में हम 3rd डिवीजन पास हुए, फेल होते होते बचे। तो वो जो समय था, फिर मेरा मन क्रिकेट में लगने लगा, मैं जैक ऑफ ऑल होने लगा, मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ करने लगा। मैं रोजगार ढूंढने लगा, नहीं मिला तो मैं किसी का पार्ट टाइम ड्राइवर बन गया। पढ़ाई मैंने ड्राइवर बन के किया। मैं घर से पैसा नहीं लेता था, क्योंकि हाई स्कूल तक तो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। हाई स्कूल का पैसा इसलिए नहीं लिया कि जब माँ से पैसा मांगते थे तो माँ बोलती थी, अच्छा ठीक है, अभी धान बेच के बाबू भेजेंगे पैसा। तो माँ अनाज बेचती थी। फिर वो जो अनाज खरीदने वाले लोग थे, गल्ला वाले, वो गांव में आया के खरीद के ले जाते थे। पैसे कभी आते थे, टहलाते थे ऐसे। तो मैं माँ को बहुत परेशान देखता था 300-400 रुपया भेजने के लिए मुझे। तो मैंने थोड़ा मैं क्रिकेट भी खेलने लगा, 100-150 रुपया एक मैच का मिल जाता था उस समय। और 600 रुपया मुझे एज ड्राइवर मंथली मिलता था। ड्राइवर भी मैं अपने दोस्त के जीजा जी का काम करता था। सैटरडे संडे छुट्टी के दिन उनके साथ रहता था। वो सब समय जब अब याद करता हूं, तब मैं सोच रहा था कि शायद मैं अब बिखर जाऊंगा, फिर गांव में खेती कराऊंगा, या फिर कोई ऐसा भी सोचता था कि कुछ छोटा मोटा व्यवसाय कर सकता हूं, जीप खरीद लूंगा, जीप को ट्रेकर बना के चलाऊंगा, ऐसे सब सोचता था। लेकिन पता नहीं कब मेरा सिंगर अंदर से निकल गया और मेरी गुलशन कुमार जी से भेंट हुई, और जिस
कंपनी में भाई साहब के गाने निकलते थे, मैं वहीं पहुंच गया। इनकी जो रूह है ना वो बहुत पाक साफ है। आर्टिस्ट वैसे हो ही नहीं सकता, वो मेले मन वाला नहीं हो सकता। तो दिल्ली के लोगों से मेरा कहना यह है कि आप वोट जरूर डालिएगा। एमसीडी चुनाव में वोट डालना आपका मौलिक अधिकार है, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं आपको विदा दूं, एक बार मैं चाहता हूं कि संगीत की दुनिया एक बार फिर से आबाद हो। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, बस तेरी खैर मंगा। नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी। ओ तेरे द्वार का नजारा बड़ा प्यारा, भैया जी बड़ा नीक लागे। हाय 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 हाय। ओ दिल कहला हमार मुँह जाला, ओ तोरे द्वार का नजारा बड़ा प्यारा। ये मैंने माँ के लिए गीत गाया, माँ विंध्यवासिनी के लिए गाया था, माँ कालका के लिए, माँ छतरपुर वाली मैया के लिए, कि तेरे द्वार का नजारा बड़ा प्यारा, मैया जी बड़ा नीक लागेला। जब आइले हो तोरे हम द्वारा, जब आइले हो तोरे हम द्वारा, नजारा बड़ी नीक लागेला। तोरे द्वार का नजारा बड़ा प्यारा, दुआ न कोई होर। बहुत खूबसूरत, ये बातचीत बहुत खूबसूरत रही है, शानदार रही है। आप दोनों ने दिल से बात की है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यशवंत जी।